नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अभी जस्ट यूनिट 3 कंप्लीट करने के 1 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको पेपर 4 की यूनिट 4 भी दे दूंगा। तो वही अभी सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट हुए हैं और 40 मिनट में मैं नेक्स्ट यूनिट लेके आ गया हूँ, पेपर 4 की यूनिट 4 भ्रष्टाचार वाला टॉपिक। ठीक है, एमपीपीएससी मेंस का पेपर 4 का यूनिट 4 हम आज करने जा रहे हैं। पेपर 4 की यूनिट 1, 2 और 3 इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कवर कर दी हैं। अगर वो नहीं देखी हैं तो पहले जाओ चैनल पे, प्ले लिस्ट में जाओ मेंस वाला, उसमें जाके आप बिल्कुल अपनी पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट की वीडियो देख लो। वो सारे क्वेश्चंस 3 मार्कर आप लगा लो, उसके बाद यूनिट 4 पे आ जाओ। तो चालू करते हैं आज हम अपनी भ्रष्टाचार क्या है। तो भ्रष्टाचार की सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो जब सार्वजनिक धन और पद का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। किसका? सार्वजनिक धन, यानी कि पब्लिक जो फाइनेंस है, यानी कि जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसका धन और पद का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है, अपने स्वयं के लाभ के लिए किया जाता है, तो उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। जैसे उदाहरण, सरकारी अनुदान में कोई राशि मिली और हमने उसे अपने निजी कार्य में लगा दी, अपनी बेटी की शादी में लगा दी, अपनी खुद की शादी में लगा दी, अपनी खुद के शौकों में लगा दी, तो उसे बोलते हैं हम भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के प्रकार क्या होते हैं? भ्रष्टाचार के प्रकार विश्व बैंक के अनुसार कई प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं। जैसे लोक सेवक के द्वारा किया जाता है, तो लोक सेवक के द्वारा किया जाने वाला, पद पर रहते हुए किया जाने वाला भ्रष्टाचार लोक सेवक वाला भ्रष्टाचार हो गया। राजनीतिक भ्रष्टाचार, जो मंत्री सांसद अनुदान को गलत उपयोग करके करते हैं वो। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, निजी भ्रष्टाचार, बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार, जैसे कि व्यापम घोटाला हुआ तो एक बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार, 1000, 2000, 5000 करोड़ की बात हो रही है तो एक बड़े लेवल का भ्रष्टाचार हो गया। एक होता है लघु भ्रष्टाचार, छोटे मोटे भ्रष्टाचार जो छोटी मोटी डीलों में होते हैं, वो होते हैं छोटे भ्रष्टाचार। तो ये 3 मार्कर के हिसाब से सफिशिएंट कंटेंट है, आराम से आप लिखेंगे। भ्रष्टाचार की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है विश्व बैंक के अनुसार। आपको 3 मार्कर में कंटेंट काफ़ी है, कोई कमी नहीं है, अच्छे से नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार के कारणों को समझाइए। तो वही है, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, वैधानिक कारण, है ना। तो भाई सामाजिक कारण होते हैं, राजनीतिक कारण, किसी राजनीतिक कारण की वजह से भ्रष्टाचार करना पड़ रहा है, प्रशासनिक कारण की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से भ्रष्टाचार करना पड़ रहा है, वैधानिक कारण विधि के द्वारा, मतलब कानून प्रक्रिया नियम ऐसे जटिल हैं, मतलब तो हमको भैया अपना काम आसानी से कराने के लिए वहाँ पे पैसे देने पड़ रहे हैं, तो एक वो भी हो गया भ्रष्टाचार। तो मैंने आप इनको सबको डिटेल में आगे बताया, ये सिर्फ मैंने ये बता दिया। अगर 3 मार्कर में पूछ रहा है तो आपको इतना ही लिखना है, आप डिटेल कैसे लिख सकते हैं उनकी, है ना। तो भ्रष्टाचार के कारण अगर 3 मार्कर कंटेंट में आ जाता है तो आपको सिर्फ नाम लिख के छोड़ देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर वो 5 मार्कर में पूछता है तो थोड़ा थोड़ा सबको डिस्क्राइब कर देना है। और अगर सेपरेटली पूछता है कि भाई भ्रष्टाचार के सामाजिक कारणों को समझाइए, तो वो मैंने उस हिसाब से भी इस आंसर को डिज़ाइन किया है कि आप वो भी लिख देंगे आराम से, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि भ्रष्टाचार के सामाजिक कारणों को समझाइए, कौन कौन से हैं। तो बढ़ती उपभोक्तावादी संस्कृति एवं भौतिकवाद, यानी कि सबको अपनी अपनी भोग विलास की चीज़ें पूरी करना है। किसी को कार लेनी है, किसी को बड़ा घर बनवाना है, चाहे छोटे घर में रहना है, बड़ा घर बनवाना है, भैया 4 जोड़ी कपड़े हैं तो 40 जोड़ी चाहिए। तो अगर वो चीज़ें पूरी करनी है, अपनी उपभोक्तावादी भौतिकवादी चीज़ों को पूरा करना है, तो आपको भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जनरल उस हिसाब से तो नहीं आ सकता। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती ज़रूरत है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे ज़रूरत भी बढ़ रही है, तो तब भ्रष्टाचार करने की ज़रूरत पड़ेगी। समाज में धन को प्रतिष्ठा का साधन मानना, नेक्स्ट है बढ़ती जनसंख्या। अब मैंने ये बता ही दिया, समाज में धन को प्रतिष्ठा का साधन मानना, भैया धनी व्यक्ति प्रतिष्ठित होगा तो इंसान धन, ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करने की कोशिश करता है। नैतिक मूल्यों का पतन हो गया है, कब समाज में नैतिक मूल्य रह गए भैया कि सत्यनिष्ठा से काम करो, है ना, पारदर्शिता से काम करो, नैतिक मूल्य बचे ही नहीं है इंसान में, तो आदमी भ्रष्ट हो गया है। जन जागरूकता का अभाव है, लोगों में जन जागरूकता भी नहीं है ना, तो उसका अभाव है, इसलिए भ्रष्टाचार समाज में व्याप्त है। तो ये हो गया भ्रष्टाचार के सामाजिक कारण। यार 3 मार्कर तो छोड़ो, अगर 5 मार्कर में भी क्वेश्चन आया ना कि भ्रष्टाचार के सामाजिक कारण कौन कौन से, तो भी आप आराम से पूरे आंसर को एलेबोरेट कर दोगे, गारंटी है। बस करना क्या है मैं बता रहा हूँ, देखो 4 जगह नहीं भटकना है। आपने एक बार देख लिया ये क्वेश्चन है, आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको अच्छे से याद रह सकते हैं, क्वेश्चन को 4 बार लिखो, 3 बार लिखो, 5 बार लिखो, रट लो ये 5 के 5 पॉइंट, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो सेम आपका दिमाग ना चले, उससे पहले हाथ चल जाओ, फट से अपने आप आंसर लिख जाए, तो तभी एग्जाम निकलेगा, तभी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार का आर्थिक कारण बताओ। तो भ्रष्टाचार का आर्थिक कारण क्या है? लोगों को कम वेतन मिल रहा है, अब कम वेतन की वजह से भी भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ती महंगाई बढ़ रही है, लोगों की ज़रूरतें, बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं उतनी सैलरी में, तो भ्रष्टाचार करना पड़ रहा है लोगों को। आर्थिकता को प्रतिष्ठा का साधन मानना, वही निजी स्वार्थ सिद्धि हेतु व्यापारियों की मिली भगत, लोक प्रशासन और उद्योगपतियों की मिली भगत, लाल फीताशाही का बढ़ावा, भौतिकवादी जीवन के लिए धन की आवश्यकता, तो ये भ्रष्टाचार के आर्थिक कारण हो गए, पैसे के लिए भ्रष्टाचार करना पड़ रहा है लोगों को, है ना। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार के प्रशासनिक कारण। अब प्रशासनिक कारण में क्या आएगा कि भाई इतनी जटिल प्रक्रिया है ना, इतनी जटिल मतलब छोटा सा काम करवाना है, जैसे आधार कार्ड अपडेट करवाना है, तो भाई आधार कार्ड अपडेट के लिए फ़ोटो खिंचवाओ, ये करवाओ, फिर लाइन में खड़े रहो, घंटे घंटे, सुबह से जाके 8 बजे से लाइन लगाओ, तब जाके 10-11 बजे भैया आएंगे, है ना। कलेक्टेड में सेम मैंने करवाया, तो मैं बता रहा हूँ ना, 2-3 घंटे लाइन में खड़े रहो, एक बार इससे बढ़िया आदमी सोचता है यार 100-200 रुपये देके अपना काम जल्दी हो जाए, क्योंकि काम हो रहे हैं। तो ये भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। शासन में पारदर्शिता का अभाव है, वो भ्रष्टाचार को, स्पीड मनी जैसे शब्दों, जल्दी से पैसा देके काम करना, ये स्पीड मनी बहुत 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 आता है पेपर, ये लिख के आओगे ना तो आपका आंसर थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, है ना।
बाकी और सारी चीज़ें तो सब लिखेंगे। शासन में भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता सब जगह व्याप्त है, पूरा सिस्टम ही ऐसा है, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रशासनिक अनिश्चितता ये भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। अब राजनीतिक कारण कौन से हैं भ्रष्टाचार के? तो भाई भतीजावाद, अपने भाई को अपने ही बना देना, तो ये भ्रष्टाचार का कारण बन रहा है ना। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, बढ़ता चुनावी खर्च। चुनाव, अब भाई छोटे से सरपंच के चुनाव के लिए आज गांव में आप देख रहे हो तो 15-15, 20-20 लाख का चुनाव हो रहा है। छोटे से गांव, मतलब 1000-1200 वोट है उस गांव में, 500-700 वोटिंग है, उतने से लोगों के लिए आप 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। मतलब तो आपको पहले तो जब कोई भी योजना आएगी, कुछ भी पैसा आएगा, पहले आपको अपने 20 लाख निकालने, तो भ्रष्टाचार तो करना ही पड़ गया ना यार, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा लगाया है वो तो निकालना पड़ेगा अगले इंसान को। तो एक वो चीज़ बढ़ती जा रही है। राजनीति का अपराधीकरण होता जा रहा है, नेता और अधिकारियों के बीच साठगांठ, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण है। नेक्स्ट है आपका वैधानिकरण। देखो, अगर वीडियो आपको ऐसा लगता है कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, स्पीड में बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड का ऑप्शन आता है, आराम से 0.5 पे देख लो, 1.25 पे देख लो, नॉर्मल पे देख लो, जैसा मन करे वैसा देख लो, कहीं कोई स्पीड की दिक्कत नहीं है। अगर मैं लग रहा हूँ तो मुझे आप स्लो भी कर सकते हो, मैं स्लो लग रहा हूँ तो मुझे आप तेज कर सकते हो, सारी चीज़ें हैं, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, कहीं कोई इशू नहीं है, तो किसी चीज़ की कोई टेंशन है ही नहीं है ना। बाकी कॉन्टेंट में दिक्कत है, कहीं एलिब्रेट करने में दिक्कत है, मैं सही से बता नहीं पा रहा हूँ, क्वेश्चन करनी दिक्कत है, तो वहाँ बताओ, कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, बिल्कुल चीज़ें सुधारेंगे। क्योंकि जीवन में ना यार चीज़ें तो परिवर्तित होती रहती है ना। आज मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, कल को कुछ और बेहतर मिलेगा, धीरे धीरे परिवर्तन होता ही है, ये संसार का नियम है। सेकंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका भ्रष्टाचार के वैधानिक कारणों को बताइए। भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में। देखो, अब भ्रष्टाचार विरोधी कानून है, अब पता चला कि यार कानून पास हुआ संसद में, लोकसभा में पारित हुआ, फिर पता चला एक बहुत लंबे समय बाद राज्यसभा में पास हो रहा है, वहाँ से प्राप्त किया तो राष्ट्रपति जी ने वीटो के लिए रख लिया साल 2 साल, तो ये दिक्कत हो गई ना। इंस्टेंट कानून पास होने चाहिए, जल्दी से क्रियान्वयन हो, जल्दी से लोगों तक पहुँचे, लोगों को जन जागरूकता का अभाव हो, नुक्कड़ नुक्कड़ पर लोगों को बताया जाए ये भाई अगर इस चीज़ें की भ्रष्टाचार करते हुए कोई भी कर्मचारी आपको पकड़ा जाता है तो आप सूचना दें। कोई ऐसा एक गुप्त रूप से जानकारी मतलब देने का, शासन तक जानकारी पहुंचाने का एक तरीका निकाला जाए, जिससे कि लोग अपनी मतलब अपने आप को सेव करके भी वहाँ तक चीज़ें पहुँचाएं, जैसे विसिल ब्लोवर के जरिए। तो अब इंसान अपने आप को खतरे में डाल के कैसे आपको चीज़ें बताएगा, तो वो चीज़ नहीं है। जैसे वो सॉरी, जैसे आपने वो मूवी देखी थी ना, वो जो उसमें नायक मूवी करके, वो जो अनिल कपूर वाली मूवी है, तो वहाँ पर उन्होंने कितना अच्छा सिस्टम बनाया कि कोई भी कहीं भी दिक्कत है, आप एक पर्ची लेके अपने बॉक्स में डाल दो, वहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी। वो चीज़ें अच्छी थी। कठोर कानूनों का अभाव है, ऐसे कानून नहीं है कठोर जीरो टॉलरेंस वाले कि भाई भ्रष्टाचार करोगे किसी का हाथ काट दिया जाएगा, इतनी भयंकर सजा दी जाएगी, तो इंसान बोलता है छूट चाट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी 1-2 तारीख मारीख लग के कोई दिक्कत नहीं है। समानता का अधिकार केवल संविधान में ही लिखित रह गया है, लोगों तक है ही नहीं है। उच्च लोग बड़े बड़े वकील करके तुरंत बड़े बड़े केसों में से छूट जाते हैं, गरीब बेचारा पता चला चोरी के केस में 60 साल तक सड़ रहा है जेल में, तो वहाँ दिक्कत है। अनुच्छेद 311 की व्याख्या के कारण न्यायालय भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ प्रभावशाली कदम उठाने में मुश्किल हो गई है न्यायालय को भी। ठीक है, ये है भ्रष्टाचार के वैधानिक कारण। नेक्स्ट आता है आपका कि भ्रष्टाचार के प्रभावों को बताइए। अब प्रभाव क्या भाई, प्रभाव कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना, भ्रष्टाचार जो प्रभाव होंगे तो भ्रष्टाचार के तो दुष्प्रभाव होंगे, यानी गलत प्रभाव पड़ेंगे। तो क्या प्रभाव पड़ेंगे? सामाजिक दुष्प्रभाव। अब समाज में क्या है, समाज में असमानता को बढ़ावा मिलेगा, असमानता होगी यानी कि इनइक्वलिटी हो जाएगी, सामाजिक असंतोष को बढ़ावा मिलेगा, लोक कल्याण में कमी आएगी, सामाजिक न्याय किताबी बातें बनकर रह जाएगा, सामाजिक न्याय किताबी बातें बनकर रह जाएगा। लोक कल्याणकारी राज्य की जो आपकी अवधारणा है, कैसे करोगे भैया जब भ्रष्टाचार इतनी हो रही है, आप कुछ डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, कैसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कैसे चीज़ें होंगी, तो सामाजिक दुष्प्रभाव ऐसे बनेगा। अब राजनीतिक दुष्प्रभाव ये है कि लोगों में प्रशासन के प्रति अविश्वास का बढ़ना। अब आप सामने ही देख रहे हो कि आप 2 घंटे से लाइन में लगे हो, एक भैया आपके पीछे आए, 200 रुपये दिए अंदर और 10 मिनट में से चले गए, तो आपके मन में वो भाई के प्रति थोड़ी ना आएगा, अंदर बैठे ऑफिसर के लिए आएगा, यार कितने भ्रष्ट लोग हैं बताओ यार, हम इतने टाइम से लाइन में लगे हैं, पैसे लेके काम कर दिया, ये कोई मतलब है कि यहाँ लाइन में लग के बस वो लाइन में आप चिल्ला चूक करते रहोगे, फिर जाके अपने वही काम करोगे, तो कोई वो नहीं है, ठोस नियम ही नहीं है, तो आप कोई दिक्कत उठा सको। नेक्स्ट कि भ्रष्ट कानूनों का निर्माण, अनुदानों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन ना हो पाना, ये भी राजनीतिक दुष्प्रभाव है। अब प्रशासनिक दुष्प्रभाव क्या है, ये सब मैंने पता है क्यों लिखे दुष्प्रभाव। अगर वो 5 मार्कर 3 मार्कर में पूछ लेता है कि भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव या प्रभावों को वर्णन कीजिए, तो आप 3 मार्कर में आप इनके चारों पांचों के सिर्फ नाम लिख दो, 5 मार्कर में आ जाता है तो 1-1 2 लाइन में इनको डिफाइन कर दो, ये मैंने इसलिए लिखे। और अगर सेपरेट 3 मार्कर में आ जाता है कि भाई भ्रष्टाचार के प्रशासनिक दुष्प्रभाव को बताइए, तो इसके लिए भी ये कॉन्टेंट बना हुआ है। अब नेक्स्ट आता है कि प्रशासनिक दुष्प्रभाव को बताइए, तो लाल पीताशाही को बढ़ावा मिल रहा है, प्रशासन में नैतिक मूल्यों का विकल्प समाप्त हो गया है, भाई नैतिक मूल्य बचे ही नहीं है, लोग नैतिक सत्यनिष्ठा से काम करना, उत्तरदायित्वता है ना, जो आपका एक और नैतिक मूल्य होता है कि क्या बोलते हैं उसको, तटस्थता का भाव, ये सब चीज़ रही नहीं है। भ्रष्टाचारी तंत्र निर्माण हो गया, चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है, सभी लोग कर रहे हैं, तो भाई क्या ही दिक्कत होने वाली है। प्रशासनिक कुशलता में कमी आती है, भ्रष्टाचार के ये दुष्प्रभाव हैं। आर्थिक प्रभाव क्या है? आर्थिक प्रभाव है भ्रष्टाचार के कि भाई सरकारी जो कोष है ना उसकी हानि होती है। अब सरकार में इतना सारा पैसा आया, इतना सारा धन है, इतना सारा टैक्स इकट्ठा हो रहा है,
तो कमी तो आएगी कि कुछ बन नहीं रहा है और पैसा सारा स्विस बैंक में रखा हुआ है, नेताओं का, मंत्रियों का, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, उसका उपयोग ही नहीं हो रहा है। बनी तो यार रोटेशन होना चाहिए ना मार्केट में। आपने पैसा लिया या मार्केट में पुल बनाया, सीमेंट वाले को सीमेंट का मिला, सरिये वाले को सरिये मिला, उसने कुछ और खरीदा, तो मार्केट में पैसा रोटेट हो रहा है ना। अब आपने लिया और इकट्ठा अपने बैंक बैलेंस में रख दिया 500 करोड़ रुपये, 1000 करोड़ रुपये, तो वो तो दिक्कत आएगी ना। आर्थिक विषमताओं को बढ़ावा मिलेगा, महंगाई में वृद्धि होगी, आर्थिक विकास में बाधा दिखेगी। आर्थिक प्रभाव ये है। नेक्स्ट है आपका कि भ्रष्टाचार के अल्प करने यानी कम करने। भ्रष्टाचार को हम कैसे कम कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को कम करने के कारणों का वर्णन करिए। तो अब भ्रष्टाचार को कैसे बनाएंगे भाई, प्रभावी कानून बनाओ, है ना। ये जो क्या बोलते हैं ऑफिसें हैं, सरकारी ऑफिस हैं, जहाँ भ्रष्टाचार लेने की संभावना है, वहाँ पर आप सीसीटीवी कैमरा लगवा दो, ठीक है। समय समय पर ये देखते रहो, अवलोकन करते रहो कि कहीं भ्रष्टाचार को तो नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे राइट टू आरटीआई एक्ट बनाना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 बनाया गवर्नमेंट ने, जिसके द्वारा भी हम भ्रष्टाचार को रोकने का चीज़ें बनाई गई हैं। तो अल्प करने के उपाय क्या है, विधायिका द्वारा त्वरित कार्य करने वाले कानूनों का निर्माण हो। इंस्टेंट जल्दी से कानून बने भाई, कि जल्दी से भ्रष्टाचार किसी ने किया तुरंत उसको पकड़ो, तुरंत कार्रवाई हो। एक अलग से एक जैसे विशेष न्यायालय बना दिया जाए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने भी मामले हैं उनकी सुनवाई इस न्यायालय में होगी, तो वो जल्दी से समाधान होगा उन भ्रष्टाचार के मामलों का। सालों से मामले लंबित पड़े हैं, है ना, तो वहाँ दिक्कत नहीं आनी, ये चीज़ करनी चाहिए, एक विशेष न्यायालय बना दो। जैसे फैमिली कोर्ट बनाया, तो जो फैमिली कोर्ट में जो कुटुंब न्यायालय में जो भी फैमिली से रिलेटेड जो भी हैं वो वहाँ से सुनते हैं, तो जल्दी समाधान हो रहा है इन चीज़ का। वैसे भ्रष्टाचार के लिए भी बना दो एक छोटा सा। भ्रष्टों पर तुरंत कार्रवाई के लिए सतर्कता आयोग की स्थापना, वो तो है ही है। प्रशासन के आधुनिक प्रौद्योगिकी वाले संसाधनों का उपयोग करें। भाई आधुनिक टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, आप उनका उपयोग करो ना भ्रष्टाचार को रोकने में। निजी संस्थानों पर सीसीटीवी लगा दो भाई, है ना। कर्मचारियों को समय समय पर अवलोकन करते रहना, बता ही दिया मैंने आपको। कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देना, बता ही दिया मैंने। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 द्वारा 1947 बना दिया है इसके निवारण के लिए। इसका संशोधन हुआ है 2018 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये मैंने सब आपको भी बताई दी है थोड़ी देर पहले, है ना। भ्रष्टाचार निवारण में विशिल ब्लोवर की भूमिका। देखो विशिल ब्लोवर क्या होता है, विशिल ब्लोवर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि मतलब उस संस्था में रहते हुए उस संस्था के लोगों से बात भी करेगा, वो जो भ्रष्ट व्यक्ति है उससे भी मिलेगा, अच्छे संबंध बना के रखेगा, सब चीज़ों का। और काम क्या करेगा, काम करेगा सत्यनिष्ठ होकर, एकदम अपने काम के प्रति सजगता से, कि नहीं यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, चुपके से प्रशासनिक लोगों को, सतर्कता आयोग को या सीबीआई को, जो भी भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए जो भी लोकपाल जैसे कि लोकायुक्त वगैरह, ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो पद हैं, इनको जाके गुप्त रूप से सूचना प्रदान करेगा और वो वहाँ पर फिर छापामारी करेंगे, जो भी करेंगे। तो विशिल ब्लोवर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है भ्रष्टाचार को रोकने में। तो विशिल ब्लोवर के बारे में बिना किसी डर से निष्पक्ष रूप से भ्रष्टाचार तथा अन्य अनैतिक कार्यों का खुलासा करता है। भ्रष्टाचार नियंत्रित में विशिल ब्लोवर की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या भूमिका है, ये सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी संस्थानों में हो रहे भ्रष्टाचारों को उजागर करता है। यह आरटीआई के माध्यम से भ्रष्टाचार को कंट्रोल करता है, संस्था में रहते हुए तथ्य इकट्ठे करता है, भ्रष्टाचार संबंधी जानकारी व साक्ष्यों को जुटाता है और फिर खुलासे करता है, उनमें मदद करता है। जैसे इंडियन ऑयल घोटाला, व्यापम घोटाला, ये सब विशिल ब्लोवर के द्वारा ही तो संभव हुए, वरना लोगों को क्या पता चल रहा था, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था। जानकारी मिली किसी के थ्रू, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें ऐसे ही आई। तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य बताओ। तो सूचना का अधिकार अधिनियम वही है कि शासन में पारदर्शिता लाना, जवाबदेहिता तय करना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के महत्वपूर्ण उद्देश्य। नेक्स्ट, अब जो कुछ संस्थाएं हैं जो कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाई गई हैं। तो सीबीआई यानी कि ये सब भारत की सबसे उच्चतम, यानी कि सीवीसी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ना, उससे भी ऊपर ये संस्था आती है। सीबीआई 1 अप्रैल 1963 को इसका गठन हुआ। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। भारतीय प्रमुख जांच एजेंसी है सीबीआई, प्रमुखतम जांच एजेंसी है, भारत की प्रमुखतम जांच एजेंसी है। वर्तमान निदेशक, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जब आंसर आया उसका वर्तमान निदेशक आपको लिखना है, ये मैंने खाली छोड़ दिया है। नेक्स्ट है ओम्बुड्समैन। देखो ओम्बुड्समैन क्या है, ये जो भ्रष्टाचार, ये जो अन्ना हजारे जी ने लोकपाल पारित करवाया, फिर लोकायुक्त पद बना है ना, ये विनायकी चंद्र घोष हमारे पहले लोकपाल बने। तो ये भ्रष्टाचार के जो एक पद है ना, भ्रष्टाचार रोकने के लिए या भ्रष्टाचार के लिए जो सरकार के द्वारा एक पद सृजित किया गया है, वो है लोकपाल का पद। लोकपाल का पद की जो एक्चुअल में जो लिया गया, कहाँ से लिया गया, स्वीडन से लिया गया। तो स्वीडन में, हमारे भारत में उसको लोकपाल कहा जाता है, स्वीडन में जो है उसको ओम्बुड्समैन कहा जाता है। तो ये है ओम्बुड्समैन, और कुछ नहीं है। हमारे भारत का लोकपाल मैंने लिख भी दिया है, स्वीडन का लोकपाल। भारत में उसे लोकपाल कहते हैं, तो स्वीडन का लोकपाल हो गया ओम्बुड्समैन, ये लिख दिया मैंने। सबसे पहले 1809 में स्वीडन में इसे अपनाया गया। किसे, लोकपाल को। वहाँ पर लोकपाल को ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। यही संस्था भारत में लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में लोकपाल नियुक्ति में चयन समिति में कौन कौन होता है। तो प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब को बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से, और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक कोई मतलब वो व्यक्ति जो उसकी नज़र में
लोकपाल के क्षेत्र में या भ्रष्टाचार के क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखता हो, है ना, उसे नॉलेज हो, पकड़ रखता हो मतलब उसे कानूनों की नॉलेज हो कि कैसे भ्रष्टाचार रोका जाता है, कहाँ का भ्रष्टाचार हो सकता है, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति नामित कर सकता है। नेक्स्ट है आपका कि सिटीजन चार्टर को समझाइए। तो सिटीजन चार्टर क्या होता है कि नागरिकों के अधिकारों का एक ऐसा दस्तावेज जिसमें शासन संबंधी सभी जानकारी, प्रक्रिया, संबंधित अधिकारी के बारे में, मतलब पूरा उसका अधिकारी का बायोडाटा, समय सीमा, शिकायत प्रणाली, शिकायत कैसे होगी, मतलब उस सारी चीज़ें उसमें एक मतलब एक जैसे होता है ना यार, वो अभी चल रहा था बहुत ज़्यादा, अभी क्या बोलते हैं असम में, क्या बोलते हैं उसको, सिटीजन चार्टर एक्ट तो चल रहा था ना, हाँ, तो वही चल रहा था। तो असम के वो चल रहा था ना कि यार क्या था यार वो, नागरिकता संशोधन बिल करके, है ना, सिटीजनशिप एक्ट, तो वो उसी तरह का है सिटीजन चार्टर। शिकायत प्रणाली सभी सूचीबद्ध होती है। इसका उद्देश्य शासन में जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व तथा समयबद्धता सुनिश्चित करना है। ये वही चीज़ है जो अभी असम में चल रही थी, वो नागरिकता संशोधन बिल के वही वाली, यही है सिटीजन चार्टर। लोकपाल कानून 2013 को समझाइए। तो 8 अगस्त 2011 को, अच्छा 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 8 अगस्त से आता है एकदम, 9 अगस्त को बताओ क्या मनाया जाता है, कमेंट करके बताओ सब लोग कि 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट करके बताओ, लास्ट में बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर जैसे ही खत्म होगा वैसे ही लास्ट में बता दूंगा, नहीं पता तो। 8 अगस्त को लोकपाल के केंद्र सरकार, तो इसका मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं बताओगे अभी मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अन्ना हजारे के जन आंदोलन का परिणाम था लोकपाल, तो वही था ना, इसी से तो ये अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी जी, ये सब लोग इसी से तो निकले, ये लोग और कहाँ से निकले। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई, किसे, लोकपाल कानून 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि, एक सेकेंड, अच्छा नहीं हो रहा है छोटा, कोई बात नहीं है। भ्रष्टाचार रोकने में सूचना तंत्र यानी कि मीडिया की भूमिका का वर्णन करो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये भ्रष्टाचार से मेंस में शायद 1 से 2 बार ये आ चुका है, और भी जिन भ्रष्टाचार के टॉपिक जिन राज्यों के मेंस में आते हैं वहाँ भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए सूचना, जो मीडिया का जो साधन है, यानी मीडिया जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाती है, वो भ्रष्टाचार को किस प्रकार रोकती है, इस बारे में यहाँ पे हमें बात करनी है। तो जनता तक सूचना पहुंचाकर मीडिया उनको शिक्षा देती है, कि सूचना देती है कि भाई यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, व्यापम घोटाला हुआ है। तो आपको कैसे पता चला, वहाँ पे किसी ने फ़ोन करके बताया कि नहीं पता चला ना, टीवी न्यूज़ चैनलों के द्वारा ही तो हमें पता चला, पेपर के द्वारा पता चला। तो जन जागरूकता को बढ़ाती है, सरकार में व्याप्त घोटाले को जनता के सामने लेके आती है, समय समय पर आरटीआई के माध्यम से पारदर्शिता लेके आती है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसीलिए माना जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाती है, भाई चलाती है ना कि ये वेरीफाइड न्यूज़ है, ये गलत न्यूज़ है, यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कर्मचारी पकड़ा गया। तो वहाँ पर जब कैमरा लेके मीडिया वाले जाते हैं ना, तो सारे बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी बहुत शांत रूप से बात करते हैं, बहुत नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। वैसे आप नॉर्मल तरीके जाके देखो कैसे बात करते हैं ना, कोई वही नहीं है। तो वो चीज़ ना सब डरते हैं कि भाई पब्लिक पता चल जाएगी, और सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी तो जनता ही है ना मंत्री, ना नेता, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी तो जनता है। भारत का संविधान, हम भारत के लोग, वही तो है ना, भारत के लोग ही तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी चीज़ें वहाँ से आ जाती हैं, क्योंकि वो क्या कर रही है, जनता को जागरूकता कर रही है, कैमरा लेके तुरंत पहुंच जाता है। तो इसलिए मीडिया भ्रष्टाचार को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रकार निभाती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करती है। भ्रष्टाचार निवारण कानूनों के संदर्भ में लोगों को बताती है कि ये 1947 में ये कानून बना, 2018 में इसका संशोधन किया गया, आप भ्रष्टाचार को इस तरह रोक सकते हैं, ये कानून प्रक्रिया है, ठीक है। अगर आप इस तरह की किसी को इन्फॉर्मेशन देंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो आपको ये पुरस्कार मिलाया जाएगा, ये चीज़ें मिलेगी, लोगों को प्रोत्साहन देती है। तो ये सारी चीज़ें जो है भ्रष्टाचार निवारण कानूनों के संदर्भ में जागरूकता फैलाती है। कौन, हमारी सूचना तंत्र यानी कि मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है कि भ्रष्टाचार, जो एक वैश्विक भ्रष्टाचार का जो सूचकांक है ना, कि विश्व में कहाँ किस देश में कितना भ्रष्टाचार है, ये सूचना यानी कि इंडेक्स जारी करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉर्पोरेट और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाला एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। राजधानी क्या है, बर्लिन में राजधानी है। जारी सूचकांक जारी कब करती है, वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करती है ना, कौन जारी करती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ये 3 मार्कर के साथ आपका कंटेंट है, आराम से अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से लिख लीजिए, 3 मार्कर से ज़्यादा में क्वेश्चन नहीं आएगा डेफिनेटली। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे से। तो भ्रष्टाचार की जो मतलब एक संस्था है, भारत में भ्रष्टाचार निवारण के लिए एक संस्था बनाई गई है। इसका स्वरूप सांविधिक है, विधि के द्वारा बनाई गई है। स्थापना 11 फरवरी 1966 में, ये तो सबने आपने प्री में भी पढ़ा होगा जब आयोगों को पढ़ते हैं। संथानम समिति की सिफारिश पर इसको बनाया गया है। 2003 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। एक मुख्य आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, यानी कि टोटल 3 मेंबर होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 4 वर्ष या फिर 65, अधिकतम 65 वर्ष।
भारत में सरकारी संस्थाओं में उच्चतम पद पर व्याप्त भ्रष्टाचारी की निगरानी करती है। क्या करती है? उच्चतम पदों पर, जो सरकारी संस्थाओं में जो उच्चतम पदों पर व्यक्ति है ना, उसमें जो भ्रष्टाचार की निगरानी की जांच करती है। सरकारी भ्रष्टाचार आरोपों पर, सरकारी जो कर्मचारी हैं उन पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हैं उनकी जांच करती है और इनको आगे की कार्रवाई के लिए सीबीआई को सौंप देती है। तो ये करती है सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट, अच्छा हो गया, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है ना, आप उसमें अपना टॉपिक निकालो मेंस का, यूनिट 4 निकालो पेपर 4 की, और देख लो सामने कि भाई हमने इसको कवर किया है 3 मार्कर के हिसाब से अच्छे से या नहीं किया। आराम से देख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी पेपर 4 की यूनिट 4 यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कंटिन्यू सीरीज चलेगी। अभी तो ये पेपर 4 की देख रहे हैं आप, पेपर 1, पेपर 2, पार्ट ए, पार्ट बी, पेपर 2, पेपर 3, सारी चीज़ें सीरीज हम लोग मेंस होने के 1 से 2 महीने पहले पूरा कंप्लीट कर देंगे। मेंस का यहाँ पर सिलेबस 3 मार्कर 5 मार्कर के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।